हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम। चैप्टर चल रहा है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर हम कर रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने की कुछ थ्योरीज। ठीक है, उस थ्योरीज के अंदर चार थ्योरीज मैंने बताई थी। फर्स्ट था एनआई अप्रोच, वो हमने कर लिया। सेकंड हमने एनओआई अप्रोच कर लिया। थर्ड में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच भी कर लिया है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच ये भी कर लिया। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एनआई के साथ में ट्रेडिशनल अप्रोच को अच्छे से, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो अच्छे से बता के समझाया था। ठीक है, आज लास्ट एंड फोर्थ जो है हम वो कर रहे हैं और वो है एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच का मतलब फुल फॉर्म जो है वो है मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच। मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच जो है, एमएम अप्रोच जो है, वो हमें दो चीजें सिखाती हैं। एक, अगर जो मोदी गिलियानी मिलर जो ये प्रोफेसर थे, इन्होंने सबसे पहले 1958 के अंदर मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच निकाली कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, और उसमें उन्होंने बताया इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस, अगर टैक्स नहीं लग रहा हो तो फिर हम कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बना सकते। तो अगर टैक्स अवेलेबल नहीं हो, टैक्स रेट अवेलेबल नहीं हो, क्वेश्चन में नहीं हो, तो मोदी गिलियानी अप्रोच ने 1958 में हमको कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में ये बोला कि अगर एब्सेंस ऑफ टैक्स हो तो जो एनओआई अप्रोच थी उसी को इन्होंने भी कंसीडर कर लिया। एनओआई अप्रोच के अंदर जो करते थे वो यहां पर भी करेंगे। एनओआई अप्रोच में हम क्या करते थे, देखो एनओआई अप्रोच के अंदर आपको याद होगा अच्छे से, नॉन ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, उसके अंदर क्या होता था, हमारा जो केडी है वो रहता था फिक्स। ठीक है, और एनओआई अप्रोच के अंदर आपका केओ भी क्या रहता था, फिक्स, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो भी क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था, सेम रहता था, फिक्स रहता था, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते थे। लेकिन हमारा जो केई है वो हमेशा इंक्रीज हो जाता था। एनओआई अप्रोच ये बोलती है कि आपको जो लोन है वो सस्ता मिल रहा है। ठीक है, लोन सस्ता मिलने की वजह से, लोन सस्ता मिलने की वजह से आप ज्यादा लोन ले रहे हो, ज्यादा डेप्ट ले रहे हो, ज्यादा डिवेंचर इशू कर रहे हो, तो उसके बदले में आपको ठीक है सस्ता लोन मिल गया, लेकिन इससे बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होने की वजह से जो शेयर होल्डर है वो ज्यादा रिटर्न की डिमांड करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा केई जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। यह सेम अप्रोच एमएम अप्रोच के अंदर भी आ जाती है अगर टैक्सेस अवेलेबल नहीं हो, इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स रेट या टैक्सेशन, तो ये सेम अप्रोच आ जाती है। वो सेम ही बोला है, इसमें कोई फर्क नहीं है। फॉर्मूला भी आपका, अगर आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है तो फॉर्मूला भी वही है, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है और उसमें डिवाइड कर देना है केओ का, तो आपके पास वैल्यू ऑफ फर्म भी आ जाएगी। वी मतलब वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, तो ये सेम अप्रोच जो है एमएम अप्रोच के अंदर भी आ जाती है। अब मैं यहां पर जो लिखा हुआ वो पढ़ के भी बताता हूं। अब देखो, वैल्यू ऑफ फर्म जो आएगी ना वो कांस्टेंट रहेगी, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एक तरफ क्या होगा कि आप लोन ज्यादा लोगे तो आपको सस्ता लोन मिलेगा, और दूसरी तरफ क्या होगा कि लोन ज्यादा लेने की वजह से फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गई तो के बढ़ जाएगा। तो एक तरफ से सस्ता लोन, एक तरफ से के इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल एक चीज कम हो रही है, एक जगह हमें कम पैसा देना पड़ रहा है, एक जगह ज्यादा देना पड़ रहा है, तो वो बराबर ही स्थिति आ जाती है, जिसकी वजह से जो आपका क्यू है, कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो क्या रहता है, रिमेन सेम, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, जिस वजह से आपका वैल्यू ऑफ फर्म हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, अब ये यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं। देखो क्या लिखा हुआ, द थ्योरी प्रूव्स दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट अफेक्टेड, क्यों जो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो अफेक्ट नहीं होती बाय चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में भले ही चेंज कर दो, अब चेंज दो ही करोगे क्योंकि दो ही फंड हमारे पास अवेलेबल है, डेब्ट और इक्विटी। डेब्ट ज्यादा बढ़ाओगे तो इक्विटी महंगा हो जाएगा, एक तरह से सस्ता लोन लिया, एक तरफ से इक्विटी की रेट बढ़ गई, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, और से दैट द डेब्ट इक्विटी मिक्स इज इररिलेवेंट, इक्विटी का कोई भी मिक्स कर लो वो इररिलेवेंट ही होगा in the determination of the total value of a firm. The reason argued is that the debt is cheaper to equity.
डेप्ट जो है वो सस्ता मिल रहा है इक्विटी की तुलना में, विथ इंक्रीज यूज ऑफ डेप्ट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिसकी वजह से हम डेप्ट ज्यादा यूज करने लग जाते हैं क्योंकि इक्विटी से सस्ता मिल रहा है। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाती है, क्यों? क्योंकि ज्यादा लोन ले रहे हो, सस्ता मिल रहा है, तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रही है, तो केई बढ़ गया, एक तरफ से केई बढ़ गया, एक तरफ से केडी कम हो रहा है, तो ओवरऑल आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो रहा, सेम रहेगा। हाँ, अगर ऐसा होता ना कि केडी कम हो रहा है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कम है और केई भी फिक्स है, जैसा कि एनआई अप्रोच के अंदर होता था, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कम होगा। लेकिन एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, तो ओवरऑल तो फिर एक ही कांस्टेंट ही हो जाएगा, ठीक है। दिस इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ ऑफसेट द एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ डेब्ट, although the financial leverage affect the cost of equity, the overall cost of capital remain constant। वो मैं आपको पहले अच्छे से बता चुका हूं, ठीक है जी। अब आप यहां पर इसकी कुछ जो एमएम अप्रोच है उसमें अगर टैक्स रेट जो है अवेलेबल नहीं हो, इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेशन, ये कुछ इसकी एजम्पशंस है जो अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको लिखनी है। क्या क्या एजम्पशन है मैं पढ़ा देता हूं। देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होगा। देयर इज अ परफेक्ट मार्केट, यहाँ पर परफेक्ट मार्केट होगा, दो ही डेप्ट होंगे, इक्विटी और दो ही रिसोर्सेज ऑफ फंड होंगे, एक इक्विटी और एक डेप्ट। इन्वेस्टर आर एक्ट रेशनली, इन्वेस्टर जो है वो रिस्क के हिसाब से जो है अपना एक्ट करेंगे। द एक्सपेक्टेड अर्निंग ऑल ऑफ द फर्म हैव आइडेंटिकली रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अर्निंग है उसके ऊपर रिस्क का इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। द कट ऑफ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फर्म कैपिटलाइजेशन रेट, कट ऑफ पॉइंट कैपिटलाइजेशन रेट होगा। रिस्क टू इन्वेस्टर डिपेंड अपॉन रैंडम फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सपेक्टेड अर्निंग एंड द पॉसिबिलिटी दैट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स में टर्न आउट टू बी डिफरेंट फ्रॉम द बेस्ट एस्टिमेट। मतलब बेस्ट एस्टिमेट की ओर तरफ जाते हैं, लेकिन कहीं भी बेस्ट एस्टिमेट की ओर जाओ, चाहे आप लोन ज्यादा ले लो क्योंकि सस्ता मिल रहा है तो कहीं बढ़ गया, ओवरऑल आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बेस्ट अल्टरनेटिव कोई भी मिक्स आप ले सकते हैं, ठीक है। ऑल अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर, जो भी अर्निंग अवेलेबल होती है उसको रिटेन नहीं करते हैं, सारा का सारा शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब आता है आपका एक क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। अ कंपनी, एक कंपनी है, हैज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रुपीज 1 लाख, यानी कि ईबीआईटी दे रखा है आपको, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख, ओके। इट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब ये जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर रिटर्न यानी कि केओ या केडब्ल्यू आपको दे रखा है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12.5%। आपसे पूछा यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच के अंदर वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है, यानी कि आपको वी निकालना है, लेकिन कौन सी अप्रोच, एमएम अप्रोच। अब एमएम अप्रोच में दो चीजें हैं, एक टैक्सेशन अवेलेबल है और एक टैक्सेशन अवेलेबल नहीं है। अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन में देखो आप, टैक्स कहीं अवेलेबल है, टैक्स रेट क्वेश्चन में दे रखी है, नहीं दे रखी, सिंपल। टैक्स रेट नहीं दे रखी है तो वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला है एबीआईटी अपॉन केयू। ईबीआईटी कितनी है 1 लाख, उसमें डिवाइड कर दो आप 12.5 यानी कि 0.125, ये आ जाएगा आपका 8 लाख रुपये। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट, इसके अंदर नेक्स्ट आती है हमारे एमएम अप्रोच ही है, लेकिन इसमें क्या है, व्हेन द कॉर्पोरेट टैक्सेशन आर एज्यूम टू एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिट नहीं एग्जिस्ट है, मतलब अवेलेबल है। अगर टैक्स रेट क्वेश्चन में दे रखी हो और एमएम अप्रोच से वैल्यू ऑफ फर्म निकालना बोल दे तो फिर क्या करें। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको टैक्स रेट दे रखी है, ये इन्होंने मोदी गिलियानी मिलर दोनों इन्होंने जो है ये आर्टिकल 1963 के अंदर इन्होंने पब्लिश किया था। 1963 में, 1958 में तो बोला भाई एब्सेंस ऑफ टैक्स रेट होगी तो ये होगा, 1963 के अंदर इन्होंने पब्लिकेशन किया कि भाई अगर कॉर्पोरेट टैक्स क्वेश्चन में अवेलेबल हो तो एमएम अप्रोच के जरिए आप कैसे वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो मोदी गिलियानी मिलर इन देयर आर्टिकल 1963 हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट द वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज, वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो इंक्रीज हो सकती है और द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्रीज, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो सकती है, डिक्रीज विद द यूज ऑफ डेब्ट ऑन अकाउंट। और यहां पर टैक्स पर्पज की वजह से आपको टैक्स सेविंग होती है। क्योंकि देखो जब भी हम लोन ज्यादा लेते हैं तो लोन ज्यादा लेने की वजह से क्या होता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और इंटरेस्ट जो होता है ना वो एक तरह का एक्सपेंसेस होता है। इंटरेस्ट क्या होता है, एक तरह का एक्सपेंसेस होता है, और इंटरेस्ट एक एक्सपेंस होता है तो उसको हम जब भी पीएनएल में दिखाते हैं तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाता है, और प्रॉफिट कम होता है तो उसके ऊपर टैक्स भी कम लगता है। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि
इंटरेस्ट की वजह से टैक्स सेविंग कैसे होती है। फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर एक है ए और एक है बी, दो कंपनी है, ठीक है। दोनों का फॉर एग्जांपल के लिए हम प्रॉफिट मान लेते हैं 10,000 और 10,000, ठीक है। अब यहां पर ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। अब इस फर्म ने किसी प्रकार का कोई लोन नहीं ले रखा, लोन नहीं ले रखा तो इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट लगेगा? नहीं सर, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो इसका ईबीटी आ गया 10,000 और इसने लोन ले रखा है और लोन के ऊपर मान लेते हैं इसका इंटरेस्ट जो है वो 1,000 रुपए, तो अब इसका ईबीटी कितना बच गया? 9,000। अब इस पे टैक्स किस पे लगेगा? 10,000 रुपए। इस पे टैक्स किस पे लगेगा? 9,000 रुपए। अब अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए टैक्स रेट जो है वो 30% हो तो इसका टैक्स कितना होगा? 30% के हिसाब से 10,000 का 30% हो गया आपका 3,000। इसको टैक्स पे करना पड़ेगा 3,000 और 9,000 का 30% कितना हो गया? 2,700। इसको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 2,700। टैक्स रेट सेम है, प्रॉफिट भी सेम है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी सेम है। बस फर्क क्या है? यहां इंटरेस्ट का खर्चा है नहीं, यहां इंटरेस्ट का खर्चा है। इंटरेस्ट का खर्चा नहीं है तो प्रॉफिट उतना रह गया तो उस पर टैक्स 3,000 लग गया। या इंटरेस्ट का खर्चा है जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया तो टैक्स कम लग गया। तो देखा जाए तो यहाँ 3,000 लग रहा है, यहाँ 2,700, तो 300 रुपए टैक्स सेविंग होगी ना बी कंपनी की। ये टैक्स सेविंग हो जाती है अगर लोन लेते हैं तो वही इफेक्ट यहां पर दर्शाने की कोशिश की गई है, जिस वजह से यहां पर दो फॉर्मूले आपको मिलते हैं। एक में फॉर्मूला मिलता है ऐसी फर्म का जो अनलिवर्ड फर्म है। अनलिवर्ड फर्म वो होती है जिसने किसी प्रकार का कोई लिवर्ड यानी कि कोई लोन नहीं ले रखा है, और एक होती है लिवर्ड फर्म, ये वो फर्म होती है जिन्होंने कुछ लोन ले रखा हो। तो एक ऐसी फर्म जिन्होंने कोई लोन नहीं ले रखा हो और एक ऐसी फर्म जिन्होंने कोई लोन ले रखा हो। अब ऐसी फर्म जिन्होंने कोई लोन नहीं ले रखा उसका फॉर्मूला वही है जो यहां मैंने बताया था आपको, इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेशन, है ना। क्यों? क्योंकि टैक्स रेट भले ही है लेकिन इंटरेस्ट तो है नहीं, लोन ले ही नहीं रखा तो टैक्स सेविंग होगी नहीं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर जो फर्म है वो दो तरह की होगी, एक ऐसी जो लोन लेती है और एक ऐसी जो लोन नहीं लेती है। अनलिवर्ड फर्म जो होती है, कौन सी? अनलिवर्ड फर्म, यानी कि जिन्होंने कोई किसी प्रकार का लोन नहीं ले रखा, और एक लिवर्ड फर्म जिन्होंने कोई लोन ले रखा है, ठीक है। अब जिन्होंने कोई लोन नहीं ले रखा उसका वही फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का जो ए पॉइंट में था, इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स रेट में था, वो था EBIT अपॉन KO। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको करवाया था, है ना। 1 लाख डिवाइड बाय 0.125 तो 8 लाख रुपए आया था, वो वाला। लेकिन लिवर्ड फर्म हो गई तो फॉर्मूला क्या होगा? तो वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होगा। अब इसमें किसी प्रकार का डेप्ट है नहीं तो सीधा इससे ही वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। इसमें वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा? इसमें वैल्यू ऑफ फर्म होगा एक तो ये जो लिवर्ड फर्म है आपकी, है ना, अगर मैं इसको बोल दूं VU, है ना, वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म, या वैल्यू ऑफ यू मतलब अनलिवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म। तो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म यानी कि VU ले लीजिए, और उसमें आपको प्लस करना होगा क्या? एक तो डेप्ट, और डेप्ट जो अमाउंट है उसको टैक्स से मल्टीप्लाई करके, तो इसलिए यहां पर बोला गया DT मतलब एक डेप्ट जो है उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई, टैक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो DT आ जाएगा। तो अनलिवर्ड फर्म का जो वैल्यू है एक वो ले लीजिए, और एक जो लिवर्ड फर्म है उसमें जो डेप्ट ले रखा है उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप बोलोगे सर में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाह रहा हूं कि ये दो फॉर्मूले हैं। जिस फर्म ने लोन नहीं ले रखा उसमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का ये फॉर्मूला है, जिस फर्म ने लोन ले रखा है उसमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का फॉर्मूला ये है। ये क्या फॉर्मूला है? एक तो इक्विटी इस तरीके से आ जाएगी और जो लोन है वो इस तरीके से आएगा। अभी न्यूमेरिकली करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए यहां पर ये देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? देयर आर टू फर्म्स X एंड Y, दो फर्म है, एक है X और एक है Y, which are exactly identical except that X does not use any debt in its financing। देखो दो फर्म है X और एक है Y। जो X फर्म है वो कौन सी हो गई? डेप्ट यूज नहीं करती है, और डेप्ट यूज नहीं करती है तो कौन सी होगी? अनलिवर्ड फर्म, अनलिवर्ड, ठीक है। While Y has 1 लाख रुपीज 5% डिवेंचर इन इट्स फाइनेंसिंग, Y जो है
डेप्ट यूज करती है, और कितना करती है, 1 लाख रुपए के डिबेंचर है, 5% वाली यूज करती है, तो ये हो गई आपकी लीवर्ड फर्म। तो इसने क्या ले रखा है, लोन ले रखा, मतलब डेप्ट भी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर रही है। ओके, बोथ द फर्म हैव अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ₹25,000। दोनों फर्म का जो EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दोनों फर्म का EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का भी 25,000 है, इसका भी 25, दोनों का सेम। ओके, एंड द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 10%, कई दे रखा है आपको 10%। अब आपको पूछा क्या है, एज्यूम द कॉर्पोरेट टैक्स रेट 50%, यानी कि आपको टैक्स रेट दे रखी है 50%, में भी 50%, यहां पर भी कई 10% है, यहां पर भी 50%, तो कई दोनों में 10% है और टैक्स जो है वो 50% है। अब आपको करना क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म, आपको दोनों फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं एक्स के लिए, हम किसके लिए करेंगे, एक्स के लिए। एक्स कौन सी फर्म है, अनलिवर्ड फर्म है, क्योंकि इसने किसी प्रकार का कोई लोन नहीं ले रखा है। तो अनलिवर्ड फर्म के अंदर मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म, यू मतलब अनलिवर्ड फर्म। तो अनलिवर्ड फर्म का फॉर्मूला क्या था, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइड बाय KO। अब आप बोलोगे सर KO तो है नहीं, KO है, क्योंकि यहां पर एक्स के अंदर सिर्फ इक्विटी यूज हो रही है और कोई फंड यूज हो ही नहीं रहा है, जिस वजह से ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। EBIT तो मैं लिख दूंगा, एक बार EBIT लिख देता हूं, फिर समझना। EBIT कितना है, 25,000 एक्स का। अब इसमें आपको KE तो दे रखा है 10%, लेकिन KO तो नहीं दे रखा, क्योंकि यहां पर KE और KO दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ओनली इक्विटी यूज हो रहा है, डेप्ट तो यूज ही नहीं हो रहा है। तो एक ही फंड यूज हो रहा है, वो कौन सा है, KE। तो KE और KO क्या हो गया, इक्वल, तो ये हो गया 0.10। तो वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ गई, 2,50,000 किसकी, तो अनलिवर्ड फर्म है, यानी कि जिसने लोन नहीं ले रखा है। अब निकालते हैं हम वाई के लिए। वाई क्या है, वाई है आपका लिवर्ड फर्म, यानी कि जिसने लोन ले रखा है। अब वाई के लिए, वाई की वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, जो अनलिवर्ड फर्म है, अनलिवर्ड फर्म है, उसकी वैल्यू प्लस टैक्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे, डेप्ट से। अब वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो अभी बताया आपको, EBIT अपॉन KO, और EBIT अपॉन KO करेंगे, यानी कि 25,000 डिवाइड बाय 0.10 हमने किया भी था, तो आ गया 2,50,000, 250 तो यहां आ जाएगा। ओके, ठीक है, प्लस TD, यानी कि टैक्स रेट को मल्टीप्लाई कर दो डेप्ट से। डेप्ट कितना है इसमें देखो, वाई के अंदर, वाई ने लोन ले रखा है 1 लाख रुपीज का, और टैक्स रेट कितनी है 50%, तो 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दो, यहां 1 लाख ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, टैक्स रेट से, वो है 50%, तो यहां आ जाएगा 2,50,000, ये हो गया 50,000। तो आपका आंसर आ गया वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म, एल लिख सकते हो इधर, वो आ गया 3 लाख। ये थी आपकी MM अप्रोच, यानी मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड